जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश में अब 3 नए कानून लागू हो गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि देश में हमारे 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानूनों ने अपनी जगह बना ली है। जो पुराने कानून थे उन्हीं को एक तरह से अपडेट कर दिया गया है, उनको नया नाम दे दिया गया है, नया आयाम दे दिया गया है, नई धाराओं की संख्या बना दी गई है। जैसे उदाहरण में पहला कानून जो है वो भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दूसरा कानून कहलाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीसरा कानून कहलाएगा। अब आप लोगों को ये बता दें कि इस कानून में जैसे मान लीजिए कि पहले जो नए जो कानून हुआ करते थे 375 है ना और 376, ये जो है बलात्कार से संबंधित धाराएं थीं, इनको अब 63 नंबर धारा के नाम से जाना जाएगा। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 हो जाएगी और हत्या के लिए जो 302 नाम की जो धारा गिनी जाती थी अब वो 101 कहलाएगी। जी, अब इसी के अलावा और भी जो ऐसे ही अपराध हैं जैसे मॉब लिंचिंग भी अब इसमें एक तरह से कानून के दायरे में जोड़ा गया है। मॉब लिंचिंग अगर लोग करेंगे, भीड़ मिल के मारती है और ये साक्ष्य साबित हो जाता है तो इसमें मतलब सख्त कार्रवाई करने का प्राविधान है, सख्त और फांसी तक देने की प्रावधान किया जाएगा। बलात्कार जैसे अपराध में, सामूहिक बलात्कार जैसे दुष्कर्म में भी इस तरह की बातें कही गई हैं कि सख्ती से निपटने का प्रावधान किया जाएगा। बलात्कार पीड़ित जो महिला हैं उसका बयान दर्ज करने के लिए अभिभावक के साथ बयान दर्ज होगा और उसे महिला कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तमाम तरह की बातें कही गई हैं। हर कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। यहाँ तक कि किसी की गिरफ्तारी आनन फानन में होती है तो उसे एक अपने किसी परिचित को इत्तला करने का छूट दिया जाएगा जिससे कि उसके साथ तुरंत सहयोग मिल सके उसे। नाबालिग के साथ अगर सामूहिक बलात्कार के दरमियान मौत हो जाती है तो इसमें आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। इस तरह की बात कही गई है। लेकिन आप लोगों को बताएं, इन सब के बावजूद जो बहुत बड़ी बातें हैं वह आज मैं आप लोगों को दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित एक खबर के हवाले से यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस कानून जो हम लोगों का लागू होगा इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर विरोधाभास भी है, जिसके वजह से कहा जा रहा है कि कानून का दुरुपयोग भी इसे कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बहुत बार इससे सही मायने में क्या निकल के आएगा आप लोग जानिए। तो कहना यह है कि आप लोगों को यहाँ पर एक जानकारी बहुत ज़रूरी है देना कि 1 जुलाई 24 से लागू 3 नए क्रिमिनल कानूनों के कई प्रावधानों में ऐसे कुछ एरिया हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे पुलिस हिरासत की समय सीमा बढ़ाकर 90 दिन करने से जमानत का अधिकार प्रभावित हो सकता है। इसमें यह कहा गया है कि 90 दिन तक पुलिस रिमांड ले सकती है। समझिए बात को, आपसे पूछताछ के नाम पर पुलिस आपको कोर्ट में पेश करने के जगह पर पुलिस रिमांड में रख सकती है। इस तरह के प्राविधान इसमें हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। एडल्ट्री का प्रावधान पीछे के रास्ते से जारी रखा गया है और दोषी पुरुष को ही माना जाएगा। जबरन अप्राकृतिक संबंधों को गैरकानूनी नहीं माना गया है। सोचिए, ये भी एक बात है, जबरन अगर कोई अप्राकृतिक दुष्कर्म होता है तो उसे गैरकानूनी नहीं माना गया, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में पुलिस हिरासत की समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर, पहले 15 दिन यह जो है समय सीमा थी। जैसे उदाहरण में अरविंद केजरीवाल को लगभग 10-11 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। 14 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का पहले अधिकार था, 15वें दिन उन्हें जेल भेजना ही होता था। अब यह बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। अब 90 दिन की रिमांड को एक साथ या टुकड़ों में लिया जा सकता है। 90 दिन की रिमांड, पुलिस रिमांड लेना हो सकता है कि हम जांच करेंगे, हमको टाइम चाहिए। टुकड़ों में भी 1-1 महीने का रिमांड लिया जा सकता है या 15-15 दिन का 6 बार लिया जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इसका मतलब है कि आरोपी को 3 महीने तक पुलिस के कब्जे में रखा जा सकता है। अगर 15 दिन पूरे होने से पहले बेल मिल गई तो पुलिस 1 दिन पहले रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है और बेल रद्द हो जाएगी। जी, अगर मान लीजिए किसी ने अपना रसूख, अपना जो भी साक्ष्य दिखाते हुए बेल की डिमांड कर दी है और वो 15 दिन के अंदर ही बेल पा लिया है तो उसी के
दायरे में पुलिस फिर से अप्लाई कर सकती है कि नहीं, इनका बेल रद्द किया जाए, हमें और खेल खेलने के लिए टाइम दिया जाए, मतलब जांच करने के लिए। इससे पहले सीआरपीसी की धारा 167(2) के अनुसार किसी आरोपी को पुलिस अधिकतम 15 दिन ही रिमांड में रख सकती थी। इसका उद्देश्य था पुलिस को सही तरीके से समय पर जांच पूरी करने के लिए मोटिवेट करना, वहीं रिमांड में यातना और जबरन कबूलनामे की आशंका को कम करना। इसीलिए 15 दिन रखा गया था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है, पुलिस को काफ़ी पावर दिया जा रहा है। यही बात का ऑब्जेक्शन और पार्टियां कर रही हैं। यह जमानत के अधिकार पर अतिक्रमण जैसा है, लोग कह रहे हैं। यहाँ जमानत के अधिकार पर अतिक्रमण जैसा ये होगा कानून। पुलिस लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित कर सकेगी। अगर कोई 90 दिनों तक रिमांड पर रहेगा तो वकील का खर्च भी बढ़ जाएगा, ऐसा कहना है। और इससे आप कितना सहमत होंगे इस बात को ज़रूर आप लोग समझिएगा। कुल मिला जुला कर अब देखिए दूसरा, अब विवाहेतर संबंध अपराध नहीं है, लेकिन विवाह के बाद वाले संबंध अपराध नहीं है, लेकिन क्या है, अब ये सुनिए। साल 2018 में जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 यानी एडल्ट्री के कानून को असंवैधानिक बताया था। एडल्ट्री से मतलब वही कि जैसे आप बालिग हैं, उसके बाद आप शादीशुदा हैं, इस तरह के उसके बाद के अपराध आपके क्या हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये कानून महिलाओं की डिग्निटी के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो उसे संविधान के आर्टिकल 21 में मिला है। इसके बाद संसदीय उपसमिति ने सिफारिश की थी कि एडल्ट्री के कानून में बदलाव कर इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। अब देखिए क्या होता है, बीएनएस का सेक्शन 84 कहता है कि किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाने के इरादे से ले जाना अब भी अपराध माना गया है, शादीशुदा महिला को। जी, ये आईपीसी में एडल्ट्री का ही हिस्सा था। अब क्या होगा ये देखिए कि एडल्ट्री कानून को ख़त्म कर दिया गया जी बीएनएस में, लेकिन उसके सब सेक्शन को अलग धारा बनाकर शामिल किया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया और न ही संसदीय उपसमिति की सिफारिशों को माना गया। दिक्कत ये होगी कि यदि कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाती है तो भी पुरुष को ही आरोपी बनाया जाएगा, उस महिला को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ये आईपीसी में भी था, जिसे नए कानून के पीछे के रास्ते से जारी रखा गया है। इस कानून के जरिए अभी भी महिलाओं की डिग्निटी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये आप समझें। एक और बात, पुरुषों और ट्रांसजेंडरों के साथ बलात्कार का कोई कानून नहीं है। यानी बीएनएस में अप्राकृतिक सेक्स शीर्षक वाली आईपीसी की धारा 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब यह एक पुरुष का दूसरे पुरुष से रेप या ट्रांसजेंडर से रेप के पीड़ितों के लिए कोई कानून नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना आ गई ना। अप्राकृतिक संबंधों से पीड़ितों के पास विकल्प नहीं है। संसदीय उपसमिति ने सुझाव दिया था कि अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक संबंध बनाता है या कोई पति अपनी पत्नी से जबरन अप्राकृतिक सेक्स करता है तो उस पर 377 लागू किया जा सके। हालांकि बीएनएस में इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया। यानी अप्राकृतिक संबंध, समलैंगिकता, अधिकार आदि के पीड़ितों के पास कोई उपाय नहीं होगा। यानी कोई समलैंगिक संबंध जबरन बनाने की प्रक्रिया में आता है, उस पर कोई कानून नहीं बन पाया। 377 धारा जो थी अप्राकृतिक दुष्कर्म पर लगने वाली, वो अब जो है यहाँ पर बहुत काम नहीं करेगी। है ना पेचीदा, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। इन सब चीज़ों को समझना होगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा कॉलम है, लेकिन आप लोगों को इसको जानना चाहिए। पार्ट पार्ट में रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर इसको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल सके कि इस कानून के तहत हमारे क्या हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, क्या हमें लाभ मिले हैं और क्या हमें नुकसान मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम आपको क्रमशः बताते हैं। बने रहिएगा, अगली खबर पर आते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।